Hello dear students, good evening to all of you. How are you? आप कैसे हैं? जैसा कि इसके पहले के प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा कि हमारा जो डिस्कशन है वह क्या है, जो डिस्कशन है वह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चल रहा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमारा अभिप्राय है कि मैंने कहा था कि सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका कराया जाएगा और सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका कराया जाएगा। तो उसी सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तहत यहाँ पे जिस टॉपिक को लिखा गया है वह क्या है, उसकी हेडिंग आप देख लें। और बहुत महत्वपूर्ण है, आज सुपर 30 के बच्चों को पढ़ाया गया द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो ढेर सारी चीज़ें थी, या जो रिवीजन बैच है उसमें, या जो सुपर 30, या जो हमारा रेगुलर प्रीमियम बैच है। बच्चे आज पूछ रहे थे, टेस्ट हुआ था और टेस्ट आप तक भी पहुंचेगा विद इन 1 और 2 डेज, 1-2 दिन में वह टेस्ट आप तक भी पहुंचेगा। तो पूछ रहे हैं कि फ्रॉम वेयर मोस्टली द क्वेश्चन कम्स विद क्रिएट वाइब्रेशन दैट टाइम ऑफ एग्जाम। बच्चे पूछ रहे थे वह प्रश्न कहाँ से आते हैं परीक्षा पीरियड में जो प्रायः हमसे नहीं बनते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता जो आपसे न बने। हाँ, इतना हो सकता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ तक नहीं थी, आपने वहाँ तक पढ़ा नहीं था, या यूँ कहें आपने वहाँ तक सोचा नहीं था। ऐसा कभी मत सोचा करिए कि ये प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं बनते। 100% आपसे बनेंगे। तो आज उनको ले दे करके समझाया गया कि हम क्या पढ़ें। ये पीरियोडिकल स्टडी, यह PERIODICL पीरियोडिकल स्टडी आप हर हालत में किया है। अब हम देखें पीरियोडिकल से हमारा तात्पर्य क्या है। हम जितने इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं उनको जरूर पढ़ें। आपको भी बताया गया था, बहुत आप मत पढ़िए, बहुत बैक जाने की जरूरत नहीं है। तो यह जो आपका पीरियोडिकल स्टडी है इसको कम से कम कहाँ तक कर लीजिए, कम से कम 14th सेंचुरी, CENTUR कहाँ तक कर लीजिए, इसको 14th सेंचुरी तक कर लीजिए। देखिए, श्योरली यू विल गेट मोर मार्क्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। आप अन्य की अपेक्षा हर हालत में ज़्यादा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है। और कोई भी बच्चा जो पीरियड्स को तैयार कर लेता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 चीज़ें होती हैं। जैसे 14th सेंचुरी हो गई तो आप चासर के बारे में पढ़ लीजिए। चासर बिगन हिज लिटरेरी कैरियर हो गया। अब लिटरेरी कैरियर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश हो गया। उनके साथ लैंगलैंड, पायर्स द प्लाउमैन के बारे में स्टडी कर लीजिए। पीजेंट्स रिवोल्ट क्या है, यह क्या था, ब्लैक डेथ क्या था, चासर महोदय ने किस डायलेक्ट को अपना माध्यम लिखने का चुना, माने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। कहने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं पीरियड्स की आप उनको हर हाल में पढ़ा करें। वहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि 2 टेस्ट हो चुका तो बच्चे घबराए थे, तो जो चर्चा हुई, जो उनको बताया गया वह आपको भी बताया जाता है। अब 14th सेंचुरी से आगे निकलते हैं तो आप 15th में चले जाइए। 15th को जानते हैं पूरा का पूरा, द वार ऑफ सक्सेशन, बैटल माने द 100 Years वार क्लोज कब होता है, 15th सेंचुरी में। द वार ऑफ रोजेज, सिविल वार, वार ऑफ सक्सेशन कब लड़ा जाता है, वह 15th सेंचुरी में। तो बहुत ज़्यादा लिटरेरी डेवलपमेंट इस पीरियड में तो हो नहीं पाता है 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी की एक ही महत्वपूर्ण घटना है जो आपको याद होनी चाहिए, वह है टॉटल्स मिसलेनी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब आप हमारे वीडियो को देखें तो आप हाथ में अपने पेन और सामने पेपर या नोटबुक आप हमेशा पास में रखें, क्योंकि जो बताया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और केवल देख करके आप सुनते हैं याद हो जाएगा तो शायद हमको इनकम्प्लीट लगता है। आप पॉइंट वाइज इसको नोट भी कर लिया करिए, आप पॉइंट वाइज उसको नोट भी कर लिया करिए। तो 15th सेंचुरी में क्या है, द ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ 15th सेंचुरी क्या है, आपने देखा, वह है द पब्लिकेशन ऑफ टॉटल्स मिसलेनी। तो अब इसमें 4-5 प्रश्न आप बना लीजिए कि व्हाई इट वाज केप्ट, द नेम, व्हाई द टाइटल वाज केप्ट टॉटल्स मिसलेनी, व्हाट द मिस्ट्री बिहाइंड इट, इसके पीछे का राज क्या है, टॉटल्स मिसलेनी क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया, क्योंकि मिस्टर रिचर्ड टॉटल ने प्रकाशित किया। अब थोड़ा सा इनसाइड भी चले जाइए, आप इसमें देख लीजिएगा क्या यह प्रकाशित कब होता है,
तो 1557 में प्रकाशित होता है। कौन पब्लिशर हैं, कितने कवियों की इसमें कविताएं दी गई, इसको पूछता है, ध्यान रखिएगा। द पोएम्स ऑफ हाउ मेनी पोएट्स आर गिवन इन दिस। ठीक, इसके बाद कितनी कविताएं हैं, उन कविताओं में देखें कितनी कविताएं हैं, और उन कविताओं में देखें तो कितने सोनेट्स हैं, किसके हैं लिरिक्स हैं, कितने एलिजी हैं, डॉगरेल्स हैं। यही बेसिकली 4 प्रकार की कविताएं हैं, इनको आप तैयार कर लें। अब कहाँ आप आ गए 16वीं सेंचुरी। अब कहाँ आप आ गए, अब आप आ गए 16वीं सेंचुरी। अब जो 16वीं सेंचुरी है ये तो आपकी फेवरेट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम 16वीं सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब 16वीं सेंचुरी में तो ढेर सारा डेवलपमेंट होता है। एक तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर वाज डाइवर्सिफाइड। अब लिटरेचर के कई प्रकार हो गए, आपने देखा ड्रामेटिक डेवलपमेंट, पोइटिक डेवलपमेंट हो गया। इसके सिवा प्रोज का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। प्रोज का डेवलपमेंट, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा हो गया, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उनके जो मेजर क्रिएशंस हैं आप उनको तैयार कर लें। शेक्सपियर हो गए, रेस्ट ऑफ जो ड्रामेटिस्ट हैं पोस्ट पीरियड के, फ्लेचर ब्रदर्स, बेन जॉनसन, ड्राइटन, इन सबको भी आप पढ़ें। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इवेंट जैसे डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, यह क्या है 1588। ये बहुत मेजर प्रश्न है, आपको बताया गया है कि ये क्या था। तो आर्माडा क्या है, ये स्पेनिश, ये क्या है आर्माडा, ARMADA, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड आर्माडा, आर्माडा तो इट वाज एक्चुअली अ कलेक्टिव नेम। यह क्या है, नेम है फॉर द फाइटर शिप्स जो होती है उनके लिए। यह पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल हो गई, रिलीजियस में द ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल हो गए। तो चले ठीक है, अभी जिक्र आया बाइबल्स, तो हम लोग यहाँ उसी से रिलेटेड टॉपिक को शुरू करने वाले थे, हम आपको समझाने लगे। तो आप पीरियड की स्टडी हर हाल में करिएगा। यद्यपि शॉर्ट में मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिकल स्टडी किया करिए। बैकग्राउंड आप पढ़िए, बैकग्राउंड के साथ फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गया, अप्लाइड हो गया, फिर पीरियोडिकल स्टडी, और मौका निकाल करके एक बार आप अपने से देखिए। नौकरी आपको करना है, एक्टिव आपको रहना है। आप एक्टिव होंगे तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। आप पैसिव होंगे, दूसरे के सहारे बैठेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, समस्या का समाधान निकलना मुश्किल होता है। तो आप ऐसे तैयारी करें। जो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये टॉपिक है थोड़ा टिपिकल है, उस पर वीडियो बना दें, तो उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि आप जाइए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखें कि इस टॉपिक को बना दीजिए, तो हम हर हालत में बनाएंगे। और जो भी टफ होगा उसको सिंप्लीफाई करने का हम प्रयास करेंगे, वह आप तक पहुँचे। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग। भाई एक चीज़ और है, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 9 3 और 3 5 5 8 डबल 9, ये नंबर है ढेर सारे। 9 3 8 9 3 3 5 3 5 5 8 डबल 9। यहाँ पे एक क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ढेर सारे बच्चे कहते हैं हमको तो पता ही नहीं, हमें तो नंबर ही नहीं पता। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कोई भी बैच लेना, इनमें हमारा जो प्रीमियम बैच है वह चल रहा है, रेगुलर प्रीमियम बैच, सुपर 30 हो गया, रिवीजन बैच हो गया, ये सभी क्लासेस चल रही हैं। कहते हैं हमको क्लास करना है, तो अगर उसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। आज हम स्टडी करेंगे किसकी, मेजर ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक व्हिच इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वह क्या है, क्रिश्चियन धर्म की महत्वपूर्ण शाखाएं। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्रिश्चियन धर्म की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो आइए डिस्कस करते हैं आफ्टर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा जिक्र कहाँ से शुरू होगा? ये जीसस क्राइस्ट महोदय को जब क्रूसीफाई कर दिया जाता है, जीसस क्राइस्ट महोदय को जब क्रूसीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स थे इनको फांसी का आर्डर या क्रूसीफिकेशन का आर्डर किसने दिया था? पोंटियस पायलट। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, पैराडॉक्सिकल है। पोंटियस पायलट गवर्नर है, कहते हैं कि जीसस यू हैव सेव द वर्ल्ड बट नॉट टू योरसेल्फ। जीसस आपने दुनिया को बचाया होगा, अपने को नहीं बचा सकते। तो जैसे जीसस महोदय को क्रूसीफाई कर दिया जाता है, हिज फॉलोअर्स माइग्रेटेड फ्रॉम फिलिस्तीन इजराइल। इजराइल आज का है। इजराइल आपको पता है कि द कंट्री केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह देश दुनिया के नक्शे में कब आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। तो पहले तो फिलिस्तीन था। तो यहाँ पे उसके बाद ये फॉलोअर्स इनके जीसस क्राइस्ट के डेथ हुए, वह सब कहाँ सेलेक्ट हो जाते, सॉरी कहाँ गेदर्ड होते हैं? यह गेदर्ड होते हैं कहाँ? रोम में। जब रोम में क्रिश्चियन धर्म पहुंच जाता है तो जो इनके फॉलोअर्स थे, जो ब्लाइंड बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस एज द सन ऑफ गॉड, जो मानते थे कि जीसस वाज अ गॉड, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रीचर। जीसस क्राइस्ट एक सामान्य वक्ता नहीं थे। जीसस क्राइस्ट एक सामान्य वक्ता नहीं थे। वह क्या थे? वह सन ऑफ गॉड थे। वह सब कहाँ इकट्ठा होते हैं? वह रोम में होते हैं। अब रोम में होते हैं तो अब यहीं से ब्रांचेस शुरू होती हैं। नंबर एक क्या है? रोमन कैथोलिक्स है। आपको पता है यहाँ जो टर्म रोमन है वह क्या है? वह एडजेक्टिव है, जैसे इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज। और कैथोलिक शब्द जो है इसका मतलब होता है ब्लाइंड बिलीवर या ब्लाइंड फॉलोअर। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आंख मूंद करके भरोसा करना, जो कैथोलिक्स है। तो दे वर द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह किसके अनुयायी थे? यह जीसस के अनुयायी थे, ब्लाइंड फॉलोअर थे। यह कहाँ सेटल होते हैं? यह रोम में सेटल होते हैं। तो इन्हें क्या कहा गया? रोमन कैथोलिक्स कहा गया। अब देखें रोमन कैथोलिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइबल वॉज कंपाइल्ड विद इन 2 पार्ट्स। बाइबल जो 2 पार्ट में होती है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे क्या है? द बाइबल है। तो द बाइबल आज 2 पार्ट में है। एक आपका क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट है, OLD TESTAMENT, और दूसरा क्या है? न्यू टेस्टामेंट, यह NEW और TESTAMENT। टेस्टामेंट मीन्स क्या हुआ? चैप्टर हो गया। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है वह किससे जुड़ी हुई है? फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। आफ्टर दैट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ दिस अर्थ, जिसे आप कहते हैं पेंटाट्यूच। आगे बाइबल का ट्रांसलेशन, इनके बारे में अध्ययन होगा। तो इस बाइबल को देखें तैयार करना। और दूसरे यह जो बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यह किसमें लिखा गया है? यह हेब्रू में, HEBREW। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो हेब्रू में है, और यह किसमें है? यह ग्रीक में है, GREEK, यह ग्रीक में है। तो यह सब कौन करते हैं? रोमन कैथोलिक्स करते हैं। और 4वीं-5वीं शताब्दी में फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल बाइबल ऑफ हेब्रू HEBREW, हेब्रू एंड ग्रीक की जो ये बाइबल है उसको लैटिन भाषा में अनुवादित करने का श्रेय किसको जाता है? यही रोमन कैथोलिक्स को जाता है। सेंट जेरोम महोदय को अपॉइंट किया गया कि टू ट्रांसलेट द कंप्लीट बाइबल फ्रॉम हेब्रू एंड ग्रीक सोर्सेस इनटू लैटिन लैंग्वेज फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ्स बिहाइंड द बाइबल। बाइबल का वास्तव में सत्य क्या है उसको पब्लिक भी हमारी जाने। तो जो इनके पोप थे, हेड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, उन्होंने सेंट जेरोम महोदय को अपॉइंट किया। जेरोम महोदय ने बाइबल का प्रथम अनुवाद किया। अब देखें यहाँ से इस समय पर देखें तो वेस्टर्न में जो रोम था, दैट वाज द मोस्ट पावरफुल डोमिनियन। ढेर सारे देश इनके अंडर में थे। तो जब ये नेशनल रिलीजन ऑफ रोम बनता है तो जहाँ जहाँ रोम का साम्राज्य था, या जहाँ जहाँ ऐसे समझ लें कॉलोनीज ऑफ रोम थी, रोम के उपनिवेश थे, वहाँ वहाँ यह धर्म स्वतः पहुँच गया। अब तो समझ में आ गया जहाँ जहाँ थी। अब उसी दौरान देख रहे हैं यह जो रोमन कैथोलिक ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन था, यह प्रयास किया गया इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में भी प्रयास किया गया, यद्यपि आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोमन लीजन्स, माने 410 के बाद यहाँ इंग्लैंड में पहुँचता है। वैसे तो 597 सेंट अगस्टाइन महोदय उनके द्वारा आया। तो अब हम लोग डिस्कशन किस पे कर रहे थे, हम लोग रोमन कैथोलिक्स पे कर रहे थे। तो रोमन कैथोलिक्स का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट हु डिक्लेयर्ड हिम द सन ऑफ गॉड। इन लोगों ने बाइबल को केवल कंपाइल ही नहीं किया, क्रिश्चियन धर्म में ढेर सारे रिचुअल्स को भी जनरेट किया, ढेर सारे रिचुअल्स को, और दूसरा क्रिश्चियन धर्म को इन्होंने फैलाने का भी प्रयास किया। जितने कंट्रीज थी यूरोपियन, वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म इन्हीं के द्वारा फैला। लेकिन उसी दौरान कुछ देख रहे हैं कि इन या आप कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स डेवलप्ड इन क्रिश्चियन रिलीजन, कुछ रूढ़िवादिताएं भी आ गई। अब ये स्वाभाविक है, कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी भी क्या है, प्रदूषित हो जाता है, ठहरा हुआ पानी भी प्रदूषित हो जाता है। अब धीरे धीरे करके क्रिश्चियन धर्म में जो है कुछ न कुछ विसंगतियां आ जाती हैं। क्रिश्चियन धर्म में जब विसंगतियां आ जाती हैं तो अब स्वाभाविक था कि विरोध तो होना ही है। भाई जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है, आपने पढ़ा होगा कि नॉवेल्टी इज बेटर देन ट्रेडिशन। नूतनता जो है, इलियट महोदय लिखा है, वह परंपरा से हमेशा क्या होती है, नूतनता परंपरा से हमेशा अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ विरोध होना क्या होता है, विरोध होना शुरू होता है। जो विरोध होता है वह दो रीजन से होता है। ड्यू टू द सर्टेन स्कोलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ रोमन कैथोलिक्स, जो रोमन कैथोलिक्स का ये रूढ़िवादी दर्शन था, एक तो उसको लेकर के विरोध शुरू हो जाता है, स्कोलिस्टिक फिलॉसफी था, इनकी जो परंपराएं थी। दूसरा जो इन्होंने बैन लगा दिया था कि नॉट टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू अदर लैंग्वेज, बाइबल का अनुवाद अन्य भाषाओं में नहीं हो सकता है, उसके लिए हुआ। जर्मन में किसने किया, आपने पढ़ा होगा, लूथर्स बाइबल कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग महोदय ने किया। इंग्लिश में कंप्लीट बाइबल का अनुवाद किसने किया, वाइक्लिफ ने किया, वाइक्लिफ ने किया। तो जब लूथर ने किया तो लूथर ने रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन के सर्टेन प्रिंसिपल्स को अपोज किया, उसका विरोध किया। जैसे डाइट ऑफ वार्म्स हो गया, डाइट ऑफ वार्म, द फेस्टिवल ऑफ लेंट हो गया, द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर हो गया, द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर हो गया। तो जब उन्होंने प्रिंसिपल्स का अपोज किया, उन्होंने एक थीसिस प्रकाशित किया, 95 क्वेश्चंस परहैप्स रेज किया। उसके बाद एक नए धर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, जिसे हम सुधारवादी आंदोलन कहते हैं, यह डेवलप होता है। तो यह जो सेकंड फेज हम देखते हैं, इट वाज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ किंग मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना, उस किंग लिख दिया गया, मार्टिन लूथर किंग, MARTINLUTHER और KI, मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर किंग के उपदेशों से जो धर्म निकला उसे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट कहा गया। अब जरा सा देखें कि इन्हें प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट अपोज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। रोमन कैथोलिक धर्म के जो सर्टेन प्रिंसिपल थे उसको इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने अपोज किया। अब जो अपोज किया उसमें क्या क्या थे, आपको बताया गया कि नंबर 1 क्या था, डाइट ऑफ वार्म था। अब ये जो डाइट ऑफ वार्म था, इसमें देखें एक ऐसा फेस्टिवल था जो कि वास्तव में देखें लगभग हर एक क्रिश्चियन जगत में मनाया जाता था। कहा जाता है जो घटना है वह कुछ यूँ है कि इस समय पे हॉली जर्मन एम्पर, हॉली फ्रेंच एम्पर जो थे, उनकी बेटियां थी, इनका फेस्टिवल मनाया जाना था। इनका फेस्टिवल मनाया जाना था कौन सा, डाइट ऑफ वार, डाइट ऑफ वार मनाया जाना था। उन लोगों ने अपोज कर दी। यह घटना कब की है, 1529 की। तो यह टाइटल कब पड़ती है, 1529। यह टाइटल कब पड़ती है, 1529 में एक नए धर्म का जन्म होता है जिसे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट्स कहा गया, या जिसे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया, जिसे प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया, या यूं कहे जिसे सुधारवादी आंदोलन कहा गया, रिफॉर्मेटिव कहा गया, रिलीजियस रिफॉर्मेशन। यह बड़ा प्रोग्रेसिव रिलीजन था, यह बड़ा प्रोग्रेसिव रिलीजन था। तो इट वाज एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक इन कंपैरिजन टू द रोमन कैथोलिसिज्म।
अब उसमें रूढ़िवादिता आ गई थी, तो एक नए धर्म का डेवलपमेंट हुआ जिसे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया। एट द 1546 में मार्टिन लूथर किंग वाज बर्न्ड अलाइव, इनको जिंदे जला दिया जाता है ऑन द कॉन्टेम्प्ट ऑफ हेरेटिक। इनके ऊपर भूतहा होने का आरोप लगाया जाता है, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इनको क्या कहा गया, मेथोडिस्ट, METHODIST, इनको क्या कहा गया, मेथोडिस्ट कहा गया। मेथोडिस्ट कहा गया कि नए नए नियम कानून सुझाने वाले हैं। अभी हमने दो के बारे में देखा, एक के बारे में हमने क्या देखा, रोमन कैथोलिसिज्म को देखा, यह कौन थे, फर्स्ट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिज्म। दूसरा हमने क्या देखा, प्रोटेस्टेंट्स के बारे में देखा। अब एक तीसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि क्या है, एंग्लो कैथोलिक या एंग्लो कैथोलिसिज्म या जिसे एंग्लिकनिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एंग्लिकनिज्म कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा तीसरा लिखा है, हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, अ प्योर पॉलिटिकल, POLITICL, ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। यह पूरा का पूरा क्या है, ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है, ऑफ CHRISTIN, क्रिश्चियन रिलीजन। अब देखें यह क्या है, पूरा का पूरा प्योर पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि आपको पता है यह क्रिश्चियन धर्म की वह शाखा है जिसकी स्थापना राजा हेनरी 8वें ने किया था। अब आइए देखते हैं किंग हेनरी 8। किंग हेनरी 8 के बारे में डिस्कशन शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे पहले उनका नाम लिख दें जरा, यहाँ पे हेडिंग पड़ गई किंग हेनरी HENRY, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, किंग हेनरी 8। इनका जो पीरियड है वो अभी आप देख लें, इनका पीरियड है 1509 से 1547, यहाँ पे क्या लिखा है, AD। इनके बारे में देख लें, किंग हेनरी 8 यह हाईली प्रोग्रेसिव वेल एजुकेटेड किंग थे। यह कौन थे, वार ऑफ रोजेज के विजेता आपने पढ़ा है किंग हेनरी 7। किंग हेनरी 7 इनका इतिहास आपको वार ऑफ रोजेज में पढ़ाया गया है। तो किंग हेनरी 7 के यह दूसरे बेटे थे, जो बड़े बेटे थे प्रिंस आर्थर, उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रिंस आर्थर की पत्नी जो कि स्पेन की राजदूत थी, कहाँ, इंग्लैंड में इस समय पे, जिनका नाम क्या है, कैथरीन ऑफ अरागन, वह प्रिंसेस थी और पहली द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर। कैथरीन को क्या कहा जाता है, द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर कहा जाता है। कैथरीन से इनकी शादी करा दी जाती है, तो वह भाभी थी। एक बेटा होता है, बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिंसेस मैरी रखा गया। बाद में जो मैरी फर्स्ट के नाम से इंग्लैंड की शासिका बनती है 1553 से 1558, जिनका पीरियड है। हाफ सिस्टर या स्टेप सिस्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ उनकी बहन थी। तो ये सेकंड मैरिज को लेकर के यह एनी बोलियन से शादी करना चाहते थे। यह एनी बोलियन जो कि ऑलरेडी इनकी सर्विस में थी, और एनी बोलियन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी होवार्ड की रिलेटिव थी। सर थॉमस वैट से भी कहीं ना कहीं फैमिलियल रिलेशन था। उनसे राजा शादी करना चाह रहा था। राजा ने पोप से अनुमति मांगा। अब डिटेल कहानी आपको जब किंग हेनरी 8 प्ले पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। राजा ने पोप से अनुमति मांगा, पोप ने अनुमति देने से मना कर दिया। अंततः राजा अपनी पहली पत्नी किसको डाइवोर्स दिया, कैथरीन को दिया, CATHERIN, कैथरीन को डाइवोर्स दिया, और एनी बोलियन से राजा ने शादी कर लिया। और अंततः 1534 में राजा ने एक नए धर्म की स्थापना किया जिसका नाम क्या था, द एंग्लो कैथोलिसिज्म। अब समझ में आ रहा है उस धर्म का नाम क्या था, एंग्लो कैथोलिसिज्म। यह बड़ा सिंपल ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन था। इसमें दुनिया भर के रिचुअल्स का कोई प्रावधान नहीं था। राजा ही इसका प्रमुख होता था, राजा ही प्रमुख था। राजा ने इसके तहत ढेर सारे कार्य कराए। फॉर द मॉडरेशन, फॉर द टॉलरेशन इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, धार्मिक उदारवाद का दौर शुरू होता है। आपने पढ़ा है द कॉमन बुक ऑफ प्रेयर्स, आर्क बिशप क्रैनवर ने जो प्रकाशित किया 1549।
वह क्या है, राजा की प्रेरणा से हुआ। राजा की प्रेरणा से हुआ कि यद्यपि यह पॉलिटिकल था। दूसरा देखें, आपने टी.एस. इलियट महोदय को पढ़ा। टी.एस. इलियट महोदय ने इंग्लैंड में जब वो आए तो अपना जो यूनिटेरियनिज्म था उसको छोड़ करके जिस धर्म को अडॉप्ट किया था वह क्या था, वह यही था एंग्लो कैथोलिसिज्म था। वह क्या था, एंग्लो कैथोलिसिज्म था। इलियट महोदय ने लिखा भी है, इलियट महोदय ने लिखा है, अगर आपने उनका निबंध पढ़ा होगा, यह है 1928 का पढ़ा। आई एम अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार इसको कट ऑफ करके दिया जाता है। हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्लासिस्ट, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ रॉयलिस्ट, ये अलग बातें हैं। तो अभी हमने देखा, हमने तीन के बारे में पढ़ा, तीन जो 3 ब्रांचेज हैं उनके बारे में हमने शॉर्ट में स्टडी किया, हमने शॉर्ट में इनके बारे में स्टडी किया। अब आए हम देखते हैं नेक्स्ट एक और बचा हुआ है, वह क्या है, एक और बचा हुआ है, वह क्या है, द प्यूरिटनिज्म। वह क्या है, द प्यूरिटनिज्म है। तो अब हम देखते हैं यह प्यूरिटनिज्म आपको न दिख रहा होगा नीचे, तो यहाँ लिख दिया जा रहा है, द प्यूरिटनिज्म लिखा जा रहा है, द यहाँ पे क्या लिख दिया गया, प्यूरिटनिज्म। अब इसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, जाता है जॉन कॉल्विन, CALVIN। यह क्या थे, एक फ्रेंच प्रीचर थे, ध्यान रखिएगा। यह क्या थे, एक फ्रेंच प्रीचर थे, उपदेशक PRECHER, यह फ्रेंच प्रीचर थे। जैसे आपने देखा कि प्रोटेस्टेंटिज्म डेवलप इन अपोजिशन ऑफ द रोमन कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट ब्रांच का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, वह रोमन कैथोलिक्स का विरोध करते हैं। तो जो यह एंग्लो कैथोलिक, जो यह लिखा है प्यूरिटनिज्म, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्होंने सर्टेन आइडियल्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म का विरोध किया। इन्होंने, इनका बहुत आसान था, जॉन कॉल्विन थे, कहा जाता है कॉल्विन महोदय जिनेवा में अपॉइंट थे। उस दौरान वहाँ पे एपिडेमिक, महामारी फैली थी। जब महामारी फैली थी तो बिहाइंड रिलीजन, इन्होंने धर्म से हट करके लोगों की मदद की, सबकी मदद किया, और इनको लगा कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड रोमन कैथोलिसिज्म प्रिवेंट हिम टू नर्स द पीपल, लोगों की सेवा करने में व्यवधान पैदा करते हैं। तो बड़ी आसान प्रीचिंग से देना शुरू कर दिए। धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे करके अब एक नए प्रकार का धर्म पैदा होता है जिसे प्यूरिटन कहा गया। अब इसे प्यूरिटन क्यों कहा गया, इट डिमांडेड प्यूरिटी, PURITY। अब यह क्या था, यह आपसे कुछ नहीं मांग रहा था, इट डिमांडेड ओनली प्यूरिटी ऑफ, आपसे शुद्धता चाह रहा था। प्यूरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, प्यूरिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस, ETC। अगर आपके अंदर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर नो फियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ गॉड, surely he will support you। ईश्वर आपका हमेशा साथ देगा अगर आपके पास यह चीजें हैं तो। अगर आपके पास यह चीजें हैं देन ऑलवेज द गॉड विल सपोर्ट यू, हमेशा ईश्वर क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। अब यह प्यूरिटन क्या था, इट वाज एक्चुअली सेंटर्ड ऑन वेरी इजी प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। इसने कहा कि बाइबल को पढ़ें, अब बाइबल को सब पढ़ें, बाइबल को सब पढ़ें, उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए जो है। तो यह धर्म बड़ा तेजी से जॉन नॉक्स महोदय हैं यहाँ पे, यहाँ का मतलब है इंग्लैंड में, जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इंग्लैंड में देख रहे हैं यह इतना पॉपुलर हो जाता है, माने प्यूरिटन बिकेम सो पॉपुलर। आपने देखा ड्यूरिंग द कैरोलाइन पीरियड, कैरोलाइन पीरियड में यह धर्म इतना पॉपुलर हो जाता है कि दे डेयर टू गेट द थ्रोन ऑफ द कंट्री। कहा जाता है कि जो सिविल वॉर होता है वह किसके बीच था, वह रॉयलिस्ट एंड प्यूरिटन के बीच। 1644 की बात हम कर रहे हैं, मिल्टन का पीरियड, किंग चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड। तो उस पीरियड में जो वार हुआ था वह किसके बीच हुआ था, बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द प्यूरिटन्स कह लीजिए। तो अंततः इनका पीरियड आता है तो कहा जाता है कि 1549 से लेकर के और 1559
कहीं कहीं 60 देता है। से इंग्लैंड किसके द्वारा शासित हुआ? बाय द प्यूरिटन गवर्नमेंट शासित हुआ। इंग्लैंड में जो थिएटर्स वर क्लोज, इंग्लैंड में 1642 में, यहाँ लिख दिया जा रहा है, इंग्लैंड में जो थिएटर्स क्लोज होते हैं कब? 1642, 1642 में। वह किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द प्यूरिटन्स होते हैं, वह ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द प्यूरिटन्स होते हैं। तो ले दे करके प्यूरिटन्स आर रिगार्डेड द मोस्ट पावरफुल ब्रांच ड्यूरिंग दोज डेज। उन दिनों में, मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, अमंग द 4 ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, इन 4 ब्रांचेज में जो सबसे पावरफुल ब्रांच थी वह कौन थे? वह द प्यूरिटन्स थे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हमने स्टडी किया द ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। हमने क्या स्टडी किया? द ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। अब उन द ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन में हमने क्या स्टडी किया? हमने जो स्टडी किया वह 4 की किया। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। वह क्या है? अब आपको पता चल गया। जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है वह क्या है? वह रोमन कैथोलिसिज्म है। जो सेकंड ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन है वह क्या है? तो जो सेकंड ब्रांच है वह प्रोटेस्टेंटिज्म है। जो थर्ड है वह चाहे आप एंग्लिकनिज्म कह लें और चाहे एंग्लो कैथोलिक कह लें। अब फोर्थ जो है वह प्यूरिटन्स है। हमने 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी थी। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वह क्या होगा? वह होगा द बाइबल एंड इट्स ट्रांसलेशन। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह क्या होगा? द बाइबल एंड इट्स ट्रांसलेशन होगा। माने अब जो हम पढ़ेंगे वह किसके बारे में हम पढ़ेंगे? वह बाइबल और बाइबल का अनुवाद। तो द बाइबल, द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? द बाइबल के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यह स्टडी हमारी कब होगी? नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे द बाइबल, इनका ओरिजिन, डेवलपमेंट और इनके जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचे। आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।